केंद्रीय जांच ब्यूरो में दो आला अफसरों की लड़ाई में आधी रात को नया मोड़ आ गया, जिसके बाद मरकजी हुकूमत अपोजिशन के निशाने पर आ गई है। यहां तक कि बीजेपी के कुछ लीडरान समेत एनडीए की मुआविन जमातें भी पूरे मामले पर सवाल उठा रही हैं। यह रिपोर्ट देखिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्फ सीबीआई के लिए नहीं, सिर्फ जो अफसर इसमें इन्वॉल्व हैं उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए है। क्योंकि पूरा देश एक एजेंसी को एक सुपर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मानता था। जब सब जगहों से निराश हो जाता था तो इस एजेंसी की तरफ रुख करता था। ज्यादातर ये एजेंसी उस आदमी को इंसाफ दिलाती थी। सीबीआई तनाजे पर साबिक अफसर का यह बयान मामले की संजीदगी समझने के लिए काफी है, लेकिन इतना बड़ा मामला मिलने के बाद कांग्रेस कहां खामोश रहने वाली थी। राजस्थान दौरे पर पहुंचे राहुल ने पूरे मामले को राफेल से जोड़ते हुए पीएम मोदी को निशाने पर लिया, तो एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी पूरी कार्रवाई पर ही सवाल उठाते हैं। उन्होंने पूछा कि सीवीसी जानना चाहती है कि उन्होंने किस कानून के तहत यह फैसला लिया, तो मारूफ वकील प्रशांत भूषण ने इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करार दिया। चौकीदार, 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 सीबीआई का डायरेक्टर राफेल के कागज मंगाता है और कल रात चौकीदार ने सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया क्योंकि सीबीआई राफेल पर सवाल उठा रही थी। मैं जानना चाह रहा हूं कि सीवीसी ने कौन से कानून का इस्तेमाल किया जिसके तहत आपने ये सिफारिश की। सर मोदी जो कहते थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो क्यों एक करप्ट ऑफिसर को बचाने पे लगे हुए हैं? पूरी बिल्डिंग को सील कर दिए, तो फिर ये क्या हो रहा है? तो ये जितने डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूट्स हैं उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी को बर्बाद किया जा रहा है। ये सब जो सारा प्रक्रिया हुई है, जो कि बिल्कुल राकेश अस्थाना को बचाने के लिए, और शायद राफेल सौदे में जो हमने कंप्लेंट करी थी सीबीआई को, उसकी जांच ना हो पाए, उस वजह से ये सब कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि सीबीआई के डायरेक्टर की स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी नियुक्ति एक हाई पावर्ड कमेटी करेगी, जिसमें कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और उसी के आधार पर श्री आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर सेलेक्ट किया गया था उस कमेटी के द्वारा। मामले की संजीदगी को देखते हुए मरकज की तरफ से वजीर खजाना ने कमान जरूर संभाली, लेकिन बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी तक ने इस फैसले का मवाजना तानाशाही से कर अपनी ही हुकूमत पर सवाल खड़े कर दिए। एनडीए में शामिल जेडीयू ने मामले को संभालने की कोशिश जरूर की, लेकिन तनाजे को खतरनाक करार दिया। सीबीआई का आरोप स्पेशल डायरेक्टर के ऊपर है, तो सीबीआई के दो बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी जो हैं, उन दोनों पे आरोप है। अब इसकी जांच कौन करेगा? द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फेयरनेस एंड फेयर प्ले हैव टू बी देयर। आइडिया नहीं था ये होने वाला है। मुझे आज सबसे पहला चिंता है कि जो हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अभियान चला रहे थे, जो हमारी वायदा है पब्लिक को, उसमें कहीं ठेस तो नहीं पहुंचे। मैं ये भी समझता हूं कि रात को 12 बजे करने की क्या जरूरत। ये तो मैं डेमोक्रेटिक देशों में सिर्फ रिचर्ड निक्सन का उदाहरण जानता हूँ, डिक्टेटरशिप में होते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, जिसमें देश की सबसे क्रेडिबल खुफिया एजेंसी जांच के घेरे में आई है। औरों की जांच करते करते खुद पर जांच बैठ गई। ये कितनी बड़ी विडंबना है, लेकिन इसको कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के रूप में नहीं देखना चाहिए। सीबीआई अफसर राकेश अस्थाना की तकर्रुरी पर अपोजिशन शुरू से ही मुखालिफत कर रही है। ऐसे में बदलाव के तार अपोजिशन राफेल से जोड़ती नजर आई, तो सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी ने इसे मुल्क के लिए काफी खतरनाक बताया। देखिए, ये मोदी सरकार एक किस्म से एक पॉलिटिकल कू
कर रही है, यानी तख्ता पलट सीबीआई के ऊपर, ये सीधा सीधा हमला है उनके चुने हुए ऑफिसरों को की सुरक्षा के लिए। अब ये भी पता नहीं और क्या क्या चीज प्रोब हो रहे थे, पता नहीं राफेल के बारे में, राफेल कांड के बारे में अगर ये प्रोबिंग चल रहा था या नहीं। तो ये एक खुद सरकार एक राजनीतिक coup करके तख्ता पलट कर दी सीबीआई में, इसकी घोर खंडन करते हैं हम समझते हैं कि इस तरीके से हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा हमला है। मामले की शुरुआत मंगल को आलोक वर्मा के अपने जूनियर राकेश अस्थाना से जिम्मेदारियां लेने से हुई, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल डायरेक्टर को छुट्टी पर भेज कारगुजार डायरेक्टर मुकर्रर करने पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि अदालत उज़्मा इसकी अहमियत समझते हुए पीएम, लीडर अपोजिशन और चीफ जस्टिस कमेटी के जरिए मुंतखब करने का फैसला दे चुकी है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। तो सीबीआई महकमे में जारी घमासान पर क्या सोचना है कर्नाटक और तेलंगाना के लीडरान का, आइए आपको सुनवाते हैं। उनके बारे में पहले से हम ऑब्जेक्शन कर रहे थे, क्योंकि वो गुजरात केडर के होने के नाते हमको ये संशय था कि ये ऑफिसर और जो भी ये ऑफिसर सीबीआई में सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो सिर्फ अपने को चाहने वाले, उनकी बात सुनने वाले, और उसी लिए हमारा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर यही एक एलिगेशन था कि आप सीबीआई को दुरुपयोग कर रहे हो, इनकम टैक्स को दुरुपयोग कर रहे हो और एनफोर्समेंट डायरेक्टर को दुरुपयोग कर रहे हो। इसीलिए आपके गवर्नमेंट में जो एक द्वेष का राजकारण चल रहा है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को नहीं रखना चाहिए। आज वो सच निकला और वही लोग करप्ट निकले, वही लोग उनके बात सुनने के लिए और उनकी बात सुन के बहुत से लोगों को उन्होंने तंग और तबाह कर दिया। The ruckus and the total chaotic situation which is prevailing in the CBI, which is the most premium investigative agency, is really a shameful thing. You know, the shame can be attributed to the central government, because under which the same thing CBI works and functions. This kind of situation has never prevailed in the past many governments. Either it could be UPA or NDA. But in Modi's regime, total chaotic situations, either in terms of the unemployment or the small and medium enterprises closing down, small business people committing suicide. It's really, and Rafale scam, which is the biggest, scam ever. It's a mother of all scams in the whole universe from the times immemorial. It is really a shameful situation which is prevailing, and the people of India are going to teach a befitting lesson to the ruling regimes of center and as well as state. तेलंगाना असेंबली इंतखाबात को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने रियासत में वोटरों को बेदार करने की एक मुहिम तेज कर दी और इस बार कमीशन की नजर माजूर तबके पर भी है, ताकि उन्हें सहूलियात फराहम करा करके उन्हें भी हक रायदही का मौका मिल सके। वाज़ेह है कि हैदराबाद दौरे के तहत कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने इस मुहिम की शुरुआत की थी, जिसके लिए एक मोबाइल वैन भी शुरू की गई। वाज़ेह है कि तेलंगाना की सभी सीटों के लिए आने वाले 7 दिसंबर को वोटिंग होनी है और जिसके लिए सभी सियासी जमातें सरगर्म हो गई हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी अपनी तैयारियों में मसरूफ हो गया है। आपको बता दें कि नवंबर दिसंबर में 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के साथ तेलंगाना में भी वोटिंग होनी है। First time election commission is proclaimed this year is as a accessible elections. In that reason, every polling station is barrier free. Barrier free means this, they are providing ramps. Almost all the polling stations in the ground floor, and they are providing to the PWDs for free transportation and accessible material and training for the volunteers, how to behave with the hearing impaired and how to behave with the visual impaired, like that.
In that reason, we are in this state is first time we are giving the Braille Epic card to the visually impaired persons. This is the first time in India. Today we have gathered here for accessibility friendly election campaign and voting system. The Election Commission this time has been initiated a campaigning called accessibility friendly voting for people with disabilities. So where people with disabilities are given preference for every polling booth, they are organizing a ramp and they are giving a wheelchair and assistant and to vote. The EVM machines are also Braille oriented and you will be getting the result on EVM machines. You can see the screens which people you have voted for, and there is transportation system for people with disabilities. They will pick and drop you at home, and we are very happy that we are getting this golden chance to vote. इधर तेलंगाना में होने वाले इंतखाबात को देखते हुए वहां पर हिफाजत के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। क्या हालात हैं, इस मौजू पर हमारे नुमाइंदे ने खास बात की वहां के पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार से। तेलंगाना में इंतखाबात का जैसे ही बुगल बजा है, यहाँ सिक्योरिटी का मामला काफ़ी अहम हो गया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनिया जी हमारे साथ हैं। सब बताएं, यहाँ जो है ख़ास करके हैदराबाद सिटी जो है काफ़ी सेंसिटिव रहा है, किस तरह से इलेक्शंस में कैसे आप क्या इंतजामात रहे हैं आपके? हैदराबाद शहर में इसके पहले भी जो इलेक्शंस हुए थे वो कम्प्लीटली पीसफुल थे, कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ था। और इस बार भी जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में और हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में जो 15 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं जो पूरे हैं और 4 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से शेयर करते हैं, तो टोटल 19 असेंबली सेगमेंट्स में पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से सभी तैयारियां हो चुकी हैं। ऑलरेडी 2 राउंड ऑफ ट्रेनिंग सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के और पुलिस स्टेशन लेवल में हर कांस्टेबल्स, हर एसआईज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम लोगों के तरफ से जो स्पेशल ड्राइव चल रही है जिसमें कि लाइसेंस्ड वेपन डिपॉजिट करने का, एनबीडब्ल्यू एग्जीक्यूशन का, सीजर ऑफ कैश और बाइंडिंग ओवर ऑफ नॉन राउडीज प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स, तो इसमें भी करीब अभी तक के फिगर के हिसाब से 2900 वेपन्स ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुके हैं। अराउंड 653 वारंट्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं और करीब 179 नॉन राउडीज और बैड हेड्स उनको सिक्योरिटी सेक्शन के तहत बाइंडिंग ओवर उनका हो चुका है। जहां तक कैश शीजर का सवाल है, तो अभी तक के इंफॉर्मेशन के हिसाब से 2,34,00,000 रुपए का कैश शीजर भी हुआ है, जो कि मोस्टली हम लोगों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फर्दर वेरिफिकेशन के लिए उनको दिया है। शुक्रिया। अंजानी साहब का कहना है कि हैदराबाद और पूरे तेलंगाना में जो है माहौल को कंट्रोल करने के लिए महकमा पुलिस पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, हैदराबाद। इस्लामिक सरमायाकारी के नाम पर फ्रॉड मामले में अभी भी नौहिरा शेख जेल में है और इस मामले पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने पुराना मामला इसे बताया है। उनका कहना है कि इसका असेंबली इंतखाबात से कोई लेना देना नहीं है। वाज़ेह है कि हीरा गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालिक नौहिरा शेख को तेलंगाना असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले इस गिरफ्तारी पर सवाल भी उठ रहे हैं। नौहिरा पर इल्जाम है कि उन्होंने मुल्क गिर पैमाने पर भोले भाले लोगों से पैसा दोगुना करने के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा किए हैं और कुछ सालों में ही बड़ी कारोबारी बनी है। इस खातून ने एम्पावरमेंट पार्टी बना करके खुद सदर वो बन बैठी हैं। हीरा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नौहिरा शेख को जो हम लोगों ने दिल्ली में अरेस्ट करके उनको हैदराबाद में लाए और यहाँ वो अभी जुडिशियल रिमांड में है, तो कानून के तहत लीगल प्रोसीजर के हिसाब से उसमें जो भी उनके प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो या जो भी हो, उसके लिए एक वेल इस्टेब्लिश्ड रूल है, रेगुलेशंस है, वो सब कोर्ट के निगरानी में, कोर्ट के आज्ञा के हिसाब से ही होगा। अंजानी सर, एक बात ये बताएं कि अचानक जो है 2 दिन पहले जो है नौहिरा शेख को पॉलिटिकल पार्टी का अनाउंसमेंट करती हैं कि वो यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं और 2 दिन बाद वो अरेस्ट होते हैं, कहीं ना कहीं इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? नहीं, आप अगर इसको सही तरीके से देखिए तो ये केस बहुत पुरानी केस है
और इनफैक्ट उनके अगेंस्ट 2012 में भी एक केस रजिस्टर हुई थी। तो इसीलिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसके पीछे तहकीकात बहुत दिनों से चल रही थी और सेंट्रल क्राइम स्टेशन की टीम पिछले लगभग 6 महीने से इस केस को डेवलप कर रहे थे और जैसे एविडेंस सामने आया कोर्ट के परमिशन से उनको गिरफ्तार किया गया। दुनिया में कई इंसानों में कुछ खासियत पाई जाती है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग कर देती है। ऐसी कुछ खासियत है बेंगलुरु के 65 साल आसिफ सेठ की। जी हां, इन्हें दूसरों की मदद करने वालों के तौर पर जाना जाता है। यह रिपोर्ट देखिए। बेंगलुरु के 65 साल बुजुर्ग आरिफ सेठ को पेट्रोल अंकल के नाम से पहचाना जाता है। आरिफ सेठ फ्रेजर टाउन में रहते हैं। इस इलाके में मौजूद पेट्रोल पंप कुछ साल पहले बंद हो गया था, लेकिन जानकारी न होने के चलते जब लोग पेट्रोल खत्म होने के बाद वहां पहुंचकर परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे में अगले पंप तक जाने तक पेट्रोल देकर उनकी मुश्किल आरिफ सेठ साहब आसान कर देते हैं। ये क्या है, वंस अपॉन अ टाइम मेरे घर के पड़ोस में एक पेट्रोल बंक बहुत जल्दी बंद हो जाता था और मैं देखता हूँ कि इतना पीक क्राउड जाते रहता है और पेट्रोल बंक बंद और लोग ढकल लेके आते थे। आई स्पेंड 2 to 3 आवर्स इन द नाइट फ्रॉम 10 o'clock। जमीन वालों पे रहम करो, ऊपर वाला तुम पे रहम करेगा, इससे बड़ी बात क्या होना आपको। पेट्रोल अंकल की इस अनोखी खिदमत पर उनके पड़ोसी और मदद हासिल करने वाले मुसाफिर इनकी तारीफ करते नहीं थकते। बहुत अच्छा लगता है और इतनी उम्र में दूसरे कोई हेल्प करना बहुत मुश्किल बात है ये, और ये बहुत एनर्जेटिक और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक की खिदमत कर रही हैं। ये हमारे तुम्हारे ये देखते नहीं है, सबको मिला के खिदमत कर रही हैं। ज़िंदगी में पहली बार ऐसे शख्स मुझे मिले, ऐसा लगा मुझे कि अल्लाह एक फरिश्ते को भेजा है, तो मुझे बहुत खुशी मिलते साथ कि तो यहाँ से 3 किलोमीटर है पेट्रोल बंक। अब मैं पेट्रोल जाकर वहाँ दलाई तक मेरी हालत ख़राब हो गई। पहले मुझे कमर में दर्द है, तो उसमें जो बहुत परेशान था मैं, अल्लाह उनको भेजा, अल्लाह उनको अच्छा रखेंगे। आरिफ सेठ कहते हैं कि वो दिखावे के लिए खिदमत नहीं करते, बल्कि ऐसा करने से उन्हें रूहानी खुशी मिलती है। क्योंकि मैं भी खुदा से मांगता था कुछ दे बंदों को काम आया जैसा मैं, तो इसने मुझे एक नॉवल आइडिया दिया, ये पेट्रोल अंकल बनाया मुझे माशाल्लाह। मैं सोचा नहीं था कि इसमें इतनी कामयाबी, इज्जत, शोहरत मिलेंगी, ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं। और मेरा खुदा जानता है कि मैं शोहरत के लिए कुछ नहीं किया, अल्लाह दे दिया। तो इसमें क्या है, ये जो मुझे बहुत खुशी इस बात की, जो एक अच्छी नॉवल आइडिया जो ज़िंदगी में लोगों देख के बोलते कि हमें आज ज़िंदगी में कुछ सीखे, और कितने लोग मेरा देख के खुद कर रहे हैं। पिछले कई सालों से आरिफ सेठ ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपने इलाके में वो इसलिए काफी मकबूल भी हो चुके हैं। यही वजह है कि कई समाजी इदारों ने इन्हें एजाज से नवाजा है। नेशनल वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने तो इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है। आरिफ सेठ उर्फ पेट्रोल अंकल का खिदमत खल्क का जज्बा और इनफरादी तौर पर खिदमत करने का यह तरीका दोनों ही काबिल तारीफ हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु। केरल के सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले का मामला तमिलनाडु में भी पहुंच गया है। कोयम्बटूर में पार्टी कारकुनान ने एक मार्च निकाल करके इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। इस मामले में केरला हुकूमत पर ड्यूल पॉलिसी खेलने का इल्जाम लगाया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की औरतों के दाखिले का हुक्म दे दिया था। All over the world, particularly in southern states, lakhs of devotees are demanding that the Kerala government should file a review petition and the Supreme Court must hear their sentiments and they have to follow that, consider the tradition of the Lord Ayyappa temple. BJP as a political party is trying to address the people's concern and their sentiments, so we are raising the voices of the Ayyappa. Actions taken by the anti-Hindu Pinarayi Vijayan's government is highly condemnable.
See, he is taking umbrage under the implementation of the court verdict, which is not a fact. Because in Kerala, in Piravam, there has been a land dispute between Syrian Orthodox Church and Jacobite. The verdict was in favor of Syrian Orthodox Church. But this Jacobite group, they have been fighting in the streets. So the Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has told, since it would lead to law and order problem, we will not implement the court verdict. Then why haste in Sabarimala issue? His intention is to destroy the sanctity of the Sabarimala temple. इधर केरल नल रेप मामले में अहम गवाह फादर कुरियाकोस की लाश केरल के लिए रवाना कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद महलूक फादर के अहले खाना की मांग पर उनकी जस्द खाकी को घर ले जाने का फैसला हुआ। इससे पहले चर्च में उनके हामियों ने अफसोस का इजहार करते हुए मरहूम बिशप के लिए दुआ पर जोर दिया। वाज़ेह है कि रेप केस के अहम गवाह फादर कुरियाकोस की जालंधर के दासुआ सेंट चर्च में मुबैना हालत में लाश मिली थी। Hundreds of priests and nuns prayed for our departed brother Kuryakos. It was a beautiful example of how much affection in which they held him, and I think that has been the best response we can give to an occasion like this, an occasion when we pray together and pray not only for the repose of his soul, we pray also for the family members who have lost a dear one. The death of Father Kuryakos Katitara may not be a murder. We cannot confirm it unless we have a clear proof in a criminal case. But the situation in which he was found dead is really, really misleading, or it is giving a feeling that there are forces supporting Franco is behind this. Many reasons for this. First of all, when Franco took over as bishop in that diocese, he was a very important person. Father Kuryakos was a very important person, very knowledgeable person, and something like a guru to many of the priests and nuns in that diocese, because he has taken Bible classes to even the younger people, nuns, those who are getting trained for nuns and priests. तो नाज़रीन, सलाम दक्कन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।